अब सुनो है ना, वापस हम इजी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो कल कर भी रहे थे लास्ट मोमेंट पे, वैसा ही क्वेश्चन वापस करना स्टार्ट करते हैं। आओ देखो है ना, एक छोटा सा सवाल। पहले बोला गया कि एक रॉड है, एक रॉड, इसको इधर हिंज कर दिया है ना, इसका मास m है और लेंथ l है। क्या है? लेंथ l, राइट। इसको हॉरिजॉन्टल से छोड़ दिया गया है ना। बोला गया फाइंड ओमेगा व्हेन, ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। क्या मतलब? एंगुलर वेलोसिटी है ना। फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। चलो कोशिश करो फटाफट। फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। आसान क्वेश्चन, एकदम ही एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कोशिश करो फटाफट, ट्राई करो। तुम्हें दिख रहा होगा जब ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। फटाफट करो। क्या करना है यार, कुछ इतना है नहीं, है ना। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, है ना, वो आके नीचे गिर जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। जो सेंटर ऑफ मास की जो घटी है वो L/2 है। कितनी है? L/2। सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आया है। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है? L/2। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी? mg/L/2। दिस इज इक्वल टू व्हाट? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, है ना। तो हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब m हर जगह से मर जाएगा, m और m ने मार दिया, एक l ने एक l को मार दिया, और ओमेगा की वैल्यू आई मेरे पास, 2 ने 2 को भी मार दिया, तो ये ऊपर चला गया 3g/L। सही कर रहा हूं, हाँ। ओमेगा की वैल्यू है 3g/L। चमक गई बात। रूट, हाँ रूट में पूरा का पूरा ही रूट में। ये तो ओमेगा स्क्वायर है 3g/L, तो पूरा का पूरा ही रूट में है ना, रूट ऑफ 3g/L। डन, पक्का क्लियर है ना। अब सुनो, है ना, ये सवाल क्यों कराया गया उस बात को समझो तुम, है ना। ये इतना आसान करने के लिए भी नहीं कराया गया, है ना। देखो बात, है ना, फील करोगे सवाल में क्या था। तुम याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, हिंज होता है तो हिंज 2 फोर्सेस लगाता है। कितने लगाता है? 2। हिंज 2 फोर्सेस लगाएगा। एक मिनट, ये अलग ही लग गया, ज्यादा इंक होगी। हाँ सुनो, तो रॉड जो हिंज है, वो हिंज 2 फोर्सेस लगाएगा। एक, कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान सकते हैं, एक, क्योंकि कोई किसी भी हिंज किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, और कोई भी एक वेक्टर को किसी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, राइट। तो मैंने कहा कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक मान लेते हैं ऊपर वाला n1, एक इधर मान लेते हैं n2। 2 नॉर्मल फोर्सेस, है ना, 2 रिएक्शन फोर्सेस या नॉर्मल फोर्सेस बोल लो, एक n1 और एक n2। पर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा था इस पे mg, हमने mg का तो वर्क डन कंसीडर किया बाय पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हमने mg का वर्क डन कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम तो हो गया। पर लेकिन उसके बाद कुछ और भी है, तुम मेरी बात समझो तो, हाँ, इसके बाद कुछ और भी। पर लेकिन ये वाले फोर्सेस का वर्क डन क्यों नहीं कंसीडर किया n1 n2? क्योंकि n1 n2 जिस पॉइंट पे लग रहे हैं वो लग रहे हैं हिंज पे, और हिंज मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं मूव कर रहा है? हिंज। याद करो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, राइट। तो वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि देयरफॉर, है ना, n1 and n2 have 0 work done as
हिंज डज नॉट मूव। इसीलिए मेरे साथ ये काम करना आसान हो गया। फील कर पा रहे हो? चमक रही है तुम लोगों को छोटी छोटी बातें, है ना, कि नॉर्मल फोर्सेस की ऐसी बात हो रही है। बाकी लोग मर गए हो क्या? थम्स अप हम सब क्यों नहीं बना रहे तुम लोग? क्या मर गए? डन, ओके। सोनम, नेहा, यश, पक्का? आओ सुनो, है ना, आसान क्वेश्चन एकदम। एक और सवाल देता हूं, अब ट्राई करना उसको। एक और सवाल, एक और सवाल ये कि अब कोई रॉड है, कोई रॉड है ना, उसको मैंने हिंज कर दिया यहां पे। इसका मास m और लेंथ l, मास m और लेंथ l। बोला गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा, है ना, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। थीटा, एंगल थीटा जब बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उस समय क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये पूछा गया है। चलो अब करो, रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन है ना, फटाफट करो प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस बूस्टर है सवाल, ये सब कॉन्फिडेंस बूस्टर सवाल है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट, मतलब रॉड, है ना, रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कर लिया? जिसने कर लिया वो थम्स अप बना लो बस, है ना, कि चेक कर लेना बाद में। थम्स अप बना दो बस, है ना, जिसने नहीं कर लिया। सेम सेम तरीके के, तो इसीलिए मैं बार बार मतलब ऐसे आंसर निकाल के मतलब हीरो बन के क्या फायदा। बस कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आंसर आ रहा है। करें, है ना, देखो ये नीचे आ जाएगा कुछ ऐसे, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास पहले होगा, फिर सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया। तो अब ये कितना नीचे आ गया, बस वही तो देखना है। ये वही लेंथ l/2, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है थीटा, तो जो ये वाली परपेंडिकुलर दूरी होगी वो होगी l/2 sin थीटा। तो कितना पोटेंशियल घट गया, mg l/2 sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट गई, mg l/2 sin थीटा। लोगों ने l sin थीटा लिख सकते हैं लोग, है ना, ऐसा काम कर सकते हैं, l लिख लिया हो, l/2 ना लिखा हो, तो भाई mg l/2 की सेंटर ऑफ मास देखना है कितना नीचे आया है, हाँ, तो mg l/2 sin थीटा। इतना पोटेंशियल एनर्जी घटी, किसमें चली गई, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितने लोग का सही है? कितने लोगों ने ऐसे किया? 1 2 3 बस 4 5, डन, पक्का, है ना, आसान काम एकदम, है ना। गलत कर रहे हो तो सिली मिस्टेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो सिली मिस्टेक, है ना। खुद गलती पकड़ में आनी चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये आप पेपर्स में रेप्लिकेट करेंगे जो अभी कर रहे हैं। आप इंसान एक ही हैं, दो नहीं है, पहले बता दूं। जैसा आप अभी करेंगे वैसे ही पेपर में जाके वापस करेंगे। अभी आप बैठ के कोशिश में क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई नहीं करते हैं, तो पेपर में भी जाके नहीं करेंगे, पेपर में भी जाके नहीं करेंगे, है ना, पहले बता रहा हूं। तो इसीलिए आप इंसान एक ही हैं। आगे एक और सुनो, अच्छा सवाल सुनना ध्यान से। बोला गया इधर हिंज कर दिया आपकी बात, इधर एक फोर्स लगाया F, क्या लगाया F, इधर एक फोर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। कहां रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल एक बाहर के साइड लग रहा होगा, डन, है ना, ऐसी बातें होती है। अब सुनो, इसका मास है, मैं बोलूंगा नहीं पर, लेकिन रॉड का मास m होता है और लेंथ कितना होता है l, हम सबको पता है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब पूछा गया है इसमें मेरे हिसाब से n1 n2, है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। बोला गया फाइंड फोर्सेस ड्यू टू हिंज, हिंज की वजह से क्या फोर्स होगा वो पूछा गया। हिंज कितना फोर्स लगा रही है इस इंस्टेंट पे, वो पूछा गया। चलो
कोशिश करो फटाफट भाई, एक बार के लिए ट्राई करो, बाकी तो मैं बताऊंगा, है ना, मेरा तो काम यही है। हाँ तुम लोग ट्राई करो पहले एक बार। अच्छा सवाल, हिंज है तो क्या ले लूं, हिंज है तो क्या ले लें, दो नॉर्मल्स, क्या ले लें, दो नॉर्मल, एक नॉर्मल ऊपर n1 और एक नॉर्मल क्या n2। मैं n1 और n2 की वैल्यू निकालूंगा और इन दोनों का क्या लिख लूंगा, रिजल्टेंट। क्या लिख लूंगा, रिजल्टेंट। करो, तुम लोग को करना है, मैं नहीं, कुछ लोगों ने, मैंने जैसे ही बोला n1 n2 लोग बैठ गए बताने लगा ये तो, चलो हाँ लोग बैठ गए बताने लगा ये, है ना, देख लेते हैं अब। जय एफ फोर्स कौन लगा रहा है, कोई लगा रहा है, पता नहीं कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल आदमी है वो लगा रहा है कोई एफ फोर्स, लोगों को पता नहीं। n1 n2 फोर्स ऊपर है नीचे क्या, n1 n2 वैल्यू पता नहीं है, लोग नाम बता रहे हैं n1 n2, लोग बता रहे हैं ऐसे n1 लगेगा n2 लगेगा यार पीस पीस है सब। सबसे पहले क्या करूं मैं बताता हूं, साथ साथ करेंगे, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, है ना, आप खुद करेंगे। पहले बता रहा हूं, टॉर्क निकालो हिंज के अबाउट, क्या निकालो, टॉर्क, टॉर्क निकालो हिंज के अबाउट, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो अल्फा। टॉर्क निकालो और टॉर्क को लिखो आई अल्फा, क्या लिखो, आई अल्फा, और वहां से क्या निकालो, अल्फा। करो चलो फटाफट करो खुद से, टॉर्क निकालो हिंज के अबाउट, है ना, क्योंकि हिंज के अबाउट ही घूमेगा ना, तो उसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, जिसके अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट टॉर्क निकालो, उसको आई अल्फा के बराबर इक्वेट करो। चलो फटाफट, जो जो निकाल ले हम सब बनाते चलो, साथ साथ करेंगे साथ, क्योंकि जो जो टॉर्क निकाल, अल्फा निकाल ले, गर्वित ने निकाल लिया है, बाकी यशस्वी, गर्वित, बाकी दीपक। टॉर्क अबाउट हिंज लिखना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब mg नहीं आएगा, ध्यान रखना, mg का रोल ले लोगे तो देख लेना खून कर दूंगा। यश का हो गया है, और बाकी लोग सोने आए हैं, चावल आवल ठूस के बैठे, मुझे लग रहा है नींद आ रही है लोगों को। मयंक हो गया, मेघा हो गया, और कुछ लोग इतना खा खा के ना मतलब सोने में आ जाते हैं, नींद आती है लोगों को। दिव्या हो गया, सोनम, नितिन, सृष्टि, नेहा, 3 लोग बच गए। आओ, तो ये बहुत आसान था, है ना, जो लोग साथ साथ करेंगे उनको समझ में आएगा, जो लोग नहीं करेंगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, टॉर्क अबाउट हिंज लिखो, क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, इस फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, L, तो मतलब F इंटू एल, F इंटू एल इक्वल टू कितना, आई अल्फा, आई रॉड के एंड के अबाउट, M L स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। L ने L को मार दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3F अपॉन M इंटू L। सही 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 पक्का। अब सुनो बात, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला था F नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास, किसका, सेंटर ऑफ मास। तो बोला F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास, भाई साहब कहीं यहां बैठे थे सेंटर पे। अब अगर ये बॉडी घूम रही है, घूमेगी, घूमती है बॉडी, तो कोई बॉडी जो घूम रही है उसके दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंटीपिटल और एक टेंजेंशियल, यही दो हो सकते हैं, एक सेंटीपिटल और एक टेंजेंशियल। हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, सेंटीपिटल को ही रेडियल भी बोलते हैं, सेंटीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक ही बात है, एक ही बात है ना। तो मैं इसको ए रेडियल लिख देता हूं यहां पे, ए आर,
और ये ऊपर के साइड जा रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि 80 ऊपर के साइड होना चाहिए, तो इधर लिख देता हूं 80। किसका लिखा है? सेंटर ऑफ मास का। मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के दो पार्ट है, एक है AR और एक है AT। AT के लिए अलग बैलेंसिंग करता हूं, मतलब इसका यह मतलब है कि FT इक्वल टू मास इंटू AT होना चाहिए, और इधर FR इक्वल टू होना चाहिए इंटू AR। अरे सेंटर ऑफ मास को दो एक्सेलरेशन मिलेंगे है ना, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल फोर्स होगा, राइट। तो मतलब फोर्सेस को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एक रेडियस के अलोंग एक टेंजेंट के अलोंग, एक रेडियस के अलोंग एक, अगर कोई एंगल पे लग भी रहा होगा तो एक दो पार्ट में तोड़ लेंगे, एक रेडियस के अलोंग एक टेंजेंट के अलोंग, और इक्वेट कर लेंगे। अब देखो इसीलिए पहले ही हिंज का फोर्स एक टेंजेंट के अलोंग लिया और एक रेडियस के अलोंग लिया, फील कर पा रहे हो? पहले से ही ले लिया ऐसे ही, पहले हिंज को ऐसे तोड़ के लिखा मैंने, है ना, काम बन जाए। अब ऐसा है तो देखो टेंजेंट के अलोंग दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और एक N1। टेंजेंट के अलोंग दो फोर्स लग रहे हैं तो S को लिखना है F प्लस N1 इज इक्वल टू MAT, और M पर एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, AT होता है अल्फा आर, अल्फा इंटू आर। किसका? सेंटर ऑफ मास का। अरे किसका? आर, जिसका एक्सेलरेशन लिख रहे हो, किसका एक्सेलरेशन लिख रहे हो? सेंटर ऑफ मास का। तो उस सेंटर ऑफ मास की हिंज से कितनी दूरी है? L/2। सेंटर ऑफ मास की हिंज से कितनी दूरी है? L/2, तो अल्फा इंटू L/2। पक्का? 100%। इधर 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 सुनो, इस साइड बोला फोर्स लग रहा है N2। अरे हाँ, रेडियस के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है? N2। तो मतलब इधर N2 मास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो इसको लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर, किसका? रेडियस, सेंटर ऑफ मास का। क्या लिखूंगा? L/2। क्या लिखूंगा? L/2। फील कर पा रहे हो? हाँ, अभी तो ये इनिशियली ऑब्जेक्ट इनिशियली रॉड एट रेस्ट, और इसी टाइम पे पूछा हुआ है, इसी टाइम पे पूछा है, तो मतलब इनिशियली रॉड रेस्ट पे है, मतलब ओमेगा 0 है। तो अभी तो N2 की वैल्यू 0 है, दिख रहा है नीचे का तुम लोग? अभी N2 की वैल्यू कितनी है? 0। पक्का? पक्का पक्का? डन, 100%। अब यहां पे अगर देखूं मैं ध्यान से तो थोड़ा और रीअरेंज करता हूं। M अल्फा की वैल्यू है 3F अपॉन M इंटू L, इसकी वैल्यू है L/2। M ने M को मारा, L ने L को मारा, तो ये बचा 3F/2। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है और वे कांटा पीटी मचा दी है। वापस देख लो, अल्फा की वैल्यू 3F अपॉन ML, वहां से L/2 था तो M ने M को मार दिया, L ने L को मार दिया, 3F/2। तो F प्लस N1 3F/2 के बराबर है, तो मतलब N1 किसके बराबर है? 3F/2 माइनस F/2, F सॉरी 3F/2 माइनस F मतलब F/2। तो N1 की वैल्यू अभी F/2 है और N2 की वैल्यू क्या है? 0। N1 की वैल्यू अभी F/2 है और N2 की वैल्यू क्या है? 0। N2 की वैल्यू क्यों 0 है? क्योंकि अभी हमने इनिशियल पूछा और इनिशियली भाई वो रॉड रेस्ट पे था। अगर ओमेगा होता तो ऐसी बात N2 0 नहीं होता, अगर ओमेगा होता तो N2 0 नहीं होता। ओमेगा क्यों 0 है? क्योंकि माना इनिशियली रॉड रेस्ट पे और इनिशियली हिंज फोर्स निकाला है। समय के साथ ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो N2 बढ़ेगा और N2 बढ़ेगा तो हिंज फोर्सेस भी बढ़ेंगे। सही बात है हाँ, समय के साथ। अरे अल्फा है तो घूमेगा, अगर मान लो मुझे 2 सेकंड के बाद पूछते और बोलते ये ऐसे कॉन्स्टेंटली टेंजेंट के लॉन्ग ही लग रहा है, साथ साथ घूमता रहता है, मतलब इसके ऐसे साथ साथ लग रहा है, घूमता रहता है, तो टॉर्क कांस्टेंट है F इंटू L। टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं
ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर मान लो 2 सेकंड बाद मुझे पूछा होता तो मैं टी की वैल्यू 2 पुट करके ओमेगा निकाल लेता और वो ओमेगा उठा के यहां चेप देता और N2 मिल जाता। कितने लोगों को अभी जो बोला वो समझ में आया है? जो बोर्ड पे लिखा है वो तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, अभी जो बोला वो समझ में आया कितने लोगों को? डन। वापस सुनो बात भाई, अगर मुझे बोला गया होता है कि ये फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लगी रहा है, साथ साथ घूम रहा है, तो मतलब टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है, मेरी बात समझना, अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर 2 सेकंड के बाद पूछा होता तो टी की वैल्यू 2 पुट करके ओमेगा निकाल लेता उस टाइम पे, और उस टाइम पे ओमेगा आ जाता तो वो वाली ओमेगा यहां पुट करके N2 निकाल लेता, और जो N2 की वैल्यू आ जाती है N1 की आ जाती, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता। क्या निकालता? रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट फोर्स हिंज फोर्सेस देगा। गॉट इट? पक्का? 100% है ना? आ जाओ आगे बढ़े, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो। हाँ आओ। सफाया दुनिया का अब सुनो क्या किया, क्या बोला समझना। बोला अब क्या किया, रॉड थी, इस रॉड के पीछे पड़ गए ना हाथ धो के। सुनो देखो, बोला ये रॉड थी, हिंज कर दिया, वापस मास एंड लेंथ एल। बोला ये रॉड भाई साहब, बोला फाइंड hinge forces when rod makes an angle of 53 degree from horizontal। कितना बना रहा है? 53 डिग्री। दो ही एंगल आता है हम लोग को, एक 37 और एक 53, और तो कुछ आता ही नहीं। हाँ चलो, हाँ फाइंड हिंज फोर्सेस व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा, तुम्हें पिछली क्लास में एक और एहसास कराया था कि जब इसको छोड़ूंगा तो अलग अलग समय पे अलग अलग टॉर्क होगा, क्योंकि mg पास ज्यादा जाएगा इसके हिंज के, अल्फा अलग अलग होगा। तो पहले 53 डिग्री पे अल्फा निकालूंगा, टॉर्क लिखूंगा हिंज के अबाउट, पहले 53 डिग्री पे, मेरी बात सुनना ध्यान से, 53 डिग्री पे पहले टॉर्क लिखूंगा हिंज का, और उस पॉइंट पे अल्फा निकाल लूंगा। उस अल्फा से क्या निकाल लूंगा? 80। क्या निकाल लूंगा? 80। बका सेंटर ऑफ मास का 80 आ जाएगा। फिर क्या करूंगा? फिर सेंटर ऑफ मास का AR चाहिए होगा। AR चाहिए होगा मतलब ओमेगा चाहिए होगा। ओमेगा के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा। नीचे आके गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, किसमें चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कंजर्व करूंगा, और एनर्जी कंजर्व करके ओमेगा निकाल लूंगा। पीछे अभी निकाला भी था शुरुआत में जाते हुए, ओमेगा निकलवाया था, तो ओमेगा निकाल लूंगा, और उस ओमेगा से AR आ जाएगा। AR आ जाएगा तो रेडियल फोर्सेस आ जाएंगे, रेडियल आ जाएंगे तो वापस वो एक और N2 निकाल लूंगा। फील कर पा रहे हो मैं क्या करने वाला हूं? हाँ चलो कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश करो। लिखो फटाफट, टॉर्क निकालो हिंज के अबाउट 53 डिग्री पे, और ओमेगा निकालो 53 डिग्री पे। जब रॉड 53 डिग्री पे आ जाता है तो ओमेगा निकालो, और उस पॉइंट पे टॉर्क निकालो। ये दो काम करो पहले तो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट चलो, ये दो काम करो। हिंज फोर्सेस निकालना है मुझे,
तो पहले इतना काम करो फिर आगे बढ़े। सर हमने सेंटर, अबे इम्पल्स पढ़ा तो था हमने, इम्पल्स और कोलिजन नहीं पढ़ा क्या हमने? पढ़ तो लिया है सेंटर ऑफ मास में। कोई अलग से भी चैप्टर है ये इम्पल्स और कोलिजन? अरे यार किताबों में अलग अलग बहुत नाम है, जो नाम चाहो वो है ना। किसी किताब में इम्पल्स अलग चैप्टर है, कोलिजन अलग है। जितनी मोटी बुक बनानी है अलग अलग बनाते जाओ। हाँ, जितनी मोटी बुक बनाओ उतने पैसे बढ़ जाएंगे, जितने पैसे बढ़ जाएंगे उतनी ही अच्छी मानी जाती है। हाँ अरे चलो ये पढ़ लो यार। यश जो हम पढ़ते रहते हैं तुम उसमें क्यों नहीं पूछते हो? तुम अलग से उड़ते हुए क्यों आते हो? हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो तुम इसके आंसर नहीं बता रहे हो, तुम अलग ही बात कर रहे हो। अचानक कंट्रोल किया करो ना, जहां हो प्रेजेंट में रहो, कंट्रोल योर फीलिंग्स। हाँ अब टाइम पास करो, बाकी लोग आंसर निकालो, है ना। क्या हो गया इस कैमरे के पास? ओके ओके। और कितने लोगों ने टॉर्क और ओमेगा निकाल दिया? दोनों फटाफट। एक मेगा ने निकाल दिया, यशस्वी ने निकाल दिया, बाकी लोग गर्वे दिव्या ओके सबने निकाल लिया, बहुत बढ़िया है ना। पहले टॉर्क और ओमेगा निकाल लेते हैं, आ जाओ। पहले ओमेगा निकाल रहा हूं, नीचे गिर गया भाई साहब ये 53 डिग्री है ना। 53 डिग्री नीचे आ गया है, ये एल लेंथ है, ये L/2 है, तो L/2 साइन 53 डिग्री होगा, मतलब mg L/2 साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी है ना, mg L/2 साइन 53 डिग्री मतलब 4/5 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, और कुछ काटा पीटी, 2 ने 2 को मार दिया, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 और 4 ये हो जाएगा 12g/5l। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ही बाद में भी लिखना है, m ओमेगा स्क्वायर r ए आर में, है ना, तो वही बात आने वाली है। तो मैं अभी इसको लिख लिया, तो इससे मैं ए आर लिख लेता हूं। ए आर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, पर लेकिन आर कितना है? L/2। सेंटर ऑफ मास का ए आर लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का ए आर लिख रहा हूं, तो L/2 है ना। तो ऐसी बात आ रही है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 आर, तो ए आर की वैल्यू है मेरे पास 12g/5l इंटू L/2। l ने l को मार दिया, 2 ने मारा, 6 बचा, तो 6g/5। कोई जो मर गया अभी तक? सब ओके? ऑल ओके? आओ सुनो। अब किसकी बात करें? एटी। एटी के लिए पहले क्या करना है? अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा निकालें। अल्फा के लिए बोला इधर एक लग गया mg, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर दूरी होगी, ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो ये आ जाएगा L/2 cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री की 3/5, L/2 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की 3/5 वैल्यू। सही बात है। अरे टॉर्क लिख रहा हूं ना, टॉर्क अबाउट हिंज, है ना, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी, वो 3l/10। भाई इधर mg सेंटर पे, ये वाली L/2 है, 50 थी, तो L/2 cos 53, cos 53 मतलब 3/5। तो इस हिंज से परपेंडिकुलर दूरी इस फोर्स की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ अब आ गया, ये आ गया। तो बोला इसको लिख लेते हैं mL²/3 I इंटू अल्फा, मतलब mL²/3 इंटू अल्फा। अब वापस काटा पीटी मचा लेते हैं। m ने m को मार दिया है, l ने l को मार दिया है, और कुछ मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। ओके, अल्फा की वैल्यू है 3 3 हो गया 9 g/10l। देखना मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। हाँ, 3 3 हो गया 9 g/10l। ठीक है, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा आ गया तो 80 लिख सकता हूं। 80 इज अल्फा इंटू आर, आर की वैल्यू वापस L/2।
हाँ, अब तो अल्फा की वैल्यू 9g अपॉन 10l, एल ने एल को मार दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9g बाई 20। जिंदगी दो पल की। एग्रीड है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला इस पॉइंट, अब देखो तो मतलब क्या है कि इधर एक 80 लग रहा होगा। अच्छा 80 नीचे ही क्यों माना, ऊपर क्यों नहीं माना? टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल तो कैसा भी हो सकता है, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर के साइड भी बन सकता था ऐसे। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है तो रफ्तार बढ़ रहा होगा, रफ्तार बढ़ रहा है तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में 80 आना चाहिए। नीचे आ रहे हैं तो रफ्तार बढ़ रहा है, कॉमन सेंस भी होता है थोड़ा सा छोटा सा, हाँ, तो नीचे आ रहा है तो रफ्तार बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है तो 80 बढ़ रहा होगा, है ना। तो 80 इसीलिए किधर मान लिया? नीचे। किधर मान लिया? नीचे, राइट। और सुनो आगे और बात करें, मैंने कहा गुड। अब हिंज फोर्सेस लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हिंज फोर्सेस। तो उसी डायग्राम को वापस इधर बना रहा हूं मैं, कुछ ऐसा है। इधर अपना mg लग रहा था। अब तुम समझना, ये वाला एंगल 53 डिग्री है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बताऊं, मैं ऐसे ना रॉड मोटा बनाने में बिलीव नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ना बस ऐसे बना देता हूं एक लाइन में, मैं बोलता हूं यही रॉड है। अरे यार डायग्राम में आना, डायग्राम के अंदर मैं वैसे ही इतनी खुपेच करनी है ना, तोड़ा फोड़ी मचानी है। तो ये वाला 53 डिग्री है ना। तो अब देखो इधर ये वाला ऐसे एंगल्स बना लेता हूं, इधर लग रहा है mg, ये वाला 53, ये वाला बनेगा 37, ये वाला 53, ये वाला एंगल 53, तो ये वाला एंगल 37। तो mg cos 37 इस साइड, cos 37 मतलब 4/5, तो मतलब एक mg का इधर कंपोनेंट आएगा 4mg/5। अच्छा मैं ऐसा ही क्यों तोड़ रहा हूं? क्योंकि ये एक रेडियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये वाली एक रेडियल डायरेक्शन है, और मुझे सारे फोर्सेस टेंजेंशियल और उसके बीच में तोड़ देने हैं, रेडियल के बीच में। क्योंकि तभी तो एक लिखूंगा AT का इक्वेशन, एक किसका लिखूंगा? AR का। दो इक्वेशन लिखूंगा, दो अननोन आंसर आ जाएंगे, तभी तो दो लिखूंगा ऐसे अलग अलग, है ना। ये वाली बात। अब देखो तो 4mg/5 और इधर ये 53 था, इधर 37, तो इधर आएगा mg sin 37, sin 37 मतलब 3mg/5 इस साइड में, mg ए कंपोनेंट। अब हिंज फोर्सेस कंसीडर करने हैं। वापस कैसे कंसीडर करना है? एक रेडियस के अलोंग, एक हिंज के अलोंग। तो रेडियस के अलोंग, हिंज के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग इधर n1 और इधर एक n2, ये रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग। हिंज फोर्सेस हमेशा दो तरीके से कंसीडर करने हैं, एक रेडियस के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे था तो ये ऊपर, ये इधर। अरे पोजीशन ही चेंज हो गई है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के हिसाब से बना लो ना। हिंज फोर्सेस तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, ये तो मैं तुम लोगों को फील करा ही चुका हूं। अब यहां पे तो अल्फा भी चेंज हो रहा है और ओमेगा भी चेंज हो रहा है। यहां पे तो कंटिन्यू नीचे आते समय अल्फा भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली और ओमेगा भी चेंज हो रहा है। तो ओमेगा निकाल लिया मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से, अल्फा निकाल लिया टॉर्क बैलेंसिंग करके उस पॉइंट पे। बात चमक रही है दुनिया वालों? सही बात है ना, 100%। अब देखो ऐसी बातें हैं तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो टेंजेंट के अलोंग फोर्सेस बैलेंसिंग करता हूं, है ना। F टेंजेंशियल इक्वल टू मास इंटू 80, टेंजेंट के अलोंग तो 3mg/5 माइनस n1 इक्वल टू मास इंटू 80, 80 की वैल्यू यह है 9g/20। आंसर निकाल सकते हैं हम यहां से 9g/20, है ना। एक और सेंटीपिटल के अलोंग मतलब रेडियस के अलोंग m इंटू AR, AR की वैल्यू लिख चुका हूं वो 6/5, तो यह आएगा m 6g/5। और AR की वैल्यू है, देखो ये इस साइड होगा AR, तो ये वाला ज्यादा ये वाला कम, तो n2 माइनस 4mg/5। अरे AR तो अंदर की साइड होता है ना, रेडियस सेंटीपिटल अंदर सेंटर की तरफ, तो n2 माइनस 4mg/5 इक्वल टू 6mg/5। तो n2 की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है 10mg/5 मतलब 2mg आ जाएगा, आके इधर जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाता है 10, 10 5 को मार देगा, 2 बच जाएगा। तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 2mg। आया ही नहीं लोगों को, गड़बड़ किया क्या मैंने कुछ?
N2 माइनस 4 mg/5, दोनों अपोजिट। दिस इज इक्वल टू 6 mg/5 है ना, मास इनटू AR। देखो देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। हाँ डाउट पूछो। सर N2 माइनस 4 mg/5 क्यों दिया? अरे एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और रेडियल के अलोंग आना चाहिए एक्सीलरेशन, मतलब ये वाला ज्यादा ये वाला कम। तो N2 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा ना। रेडियल के अलोंग एक्सीलरेशन है, इसकी एक्सीलरेशन इस साइड है ना, तो इधर एक N2 लग रहा है, एक इधर 4 mg/5 लग रहा है, तो ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम, तभी N2 माइनस 4 mg/5 किया, दोनों अपोजिट लग रहे हैं। यशस्वी समझ में आई बात? और भी कोई सर? N1 N2 का डायरेक्शन, भाई N1 N2 का डायरेक्शन तुम समझो, ये है AR, ये है AT, तो मैंने एक इधर मान लिया, एक इधर मान लिया। अब N1 ऊपर भी मान सकता था, नीचे ही मान सकता था, जो भी मानूंगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट पे AR इस साइड है, AT इस साइड है, तो दो फोर्सेस लेने हैं, एक रेडियल के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग, एक रेडियल के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग। तो रेडियल के अलोंग तो इधर वाला N2 मान लिया, टेंजेंट नीचे भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो, जो मानोगे उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे N1 निगेटिव आ गया, मतलब नीचे के साइड लगना था। अगर यहां पे N1, अभी N1 कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाता हूं, तो ये आएगा माइनस 4 से 4 3 12, प्लस आ रहा है आपकी बार, यहां पे प्लस आ रहा है N1 की वैल्यू जोड़ के देखो, यहां पे प्लस आ रही है मेरे हिसाब से, है ना। 12 माइनस 9 करूंगा तो 3 mg/20 बचेगा। चमक रही बात है ना। अगर उल्टा निगेटिव आता तो मतलब मैंने डायरेक्शन उल्टा मान रखा है, पर लेना था टेंजेंट के अलोंग तो ले लिया, ऊपर के साइड मान लिया, एक नीचे था ही तो मैंने एक ऊपर मान लिया। फील हो पा रही है मेरी बात? मेगा डन, ओके। लिखो फटाफट, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल, तुम देखो तो, है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्यों? क्योंकि टॉर्क लिखा, एनर्जी कंजर्व भी की, एफनेट भी लिखा, वो भी सेंटर ऑफ मास का, वो भी दो डायरेक्शन से, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। फील कर पाए हो, है ना। खतरनाक सवालों में से एक, है ना, कि भाई सब कुछ इनकलकेट कर लिया उसमें, सब कुछ, एनर्जी कंजर्वेशन सब आ गया। आगे बढ़ू क्या? डन। मिटाऊं? चमक गई? कितने लोग को ईमानदारी से समझ में आया? ईमानदारी से पूरा समझ में आ गया? पक्का? ओके, अब देखो, हाँ साथ साथ करते चलोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर हम रह जाएंगे, है ना, निपट जाएंगे। आओ देखो इधर समझो, आगे बढ़ते हैं। अब समझो, एक और सवाल देता हूं, क्या है? आ जाओ। समझो, देख के नहीं लग रहा है स्क्वायर, पर है स्क्वायर। देख के लग नहीं रहा है स्क्वायर, पर है स्क्वायर, है ना, तो बोला स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड a, पक्का? हाँ पक्का, 100%। अब सुनो, इधर देखो, बोला क्या? फाइंड क्या? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग
and normal forces. Find tension in the string and hinge forces. Hinge ऐसा मान लो है ना, find tension in the string and hinge forces. दो बातें पूछी हैं, find tension in the string and hinge forces. ये एक रस्सी है, उस पर टेंशन बता दो और find hinge forces. बहुत ही आसान सवाल. Find tension in the string and hinge forces. ना लोग कह रहे हैं एनएलएम का क्वेश्चन है, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है. और एनएलएम और ऐसे कुछ अलग अलग बातें नहीं है, सब कुछ एक ही है. सारा कुछ एक ही है. हाँ लोग अलग ही. सब फिजिक्स का क्वेश्चन है. वाह क्या बात बताई है, दिल बागबान हो गया एकदम. टाइम पास. फोर्स लगाओ, कुछ करो. सेंटर पे, अब भाई स्क्वायर प्लेट है तो सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास. सेंटर पे एक लग रहा होगा mg, जो इससे कितनी दूरी पे होगा भाई. ये पूरा रूट तुम समझो, ये a है, ये भी a है, ये डायगोनल है. डायगोनल है तो √2a होगा. क्या होगा? √2a. सही बोल रहा हूं, डायगोनल. अब √2a का हाफ है ना, तो मतलब a/√2 कितना होगा? a/√2. इधर एक लग रहा होगा टेंशन T. हिंज है तो दो फोर्सेस लगेंगे, एक ऊपर मान लिया N1, एक इधर मान लिया N2. इसी इंस्टेंट पे पूछा है क्योंकि दो फोर्सेस. सही बात है. अब क्या करना है, अगर इक्विलिब्रियम में अगर रुका हुआ है ऐसे, तो मतलब नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0. नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0. नेट फोर्स 0 तो मतलब क्या? अब तुम लोग रॉकेट साइंस पे चलेगा. अभी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान सवाल था, है ना. बहुत सारे टफ कराने के बाद एक आसान दिया, तुम लोग जादू ढूंढने लगे इसमें, है ना. अल्फा निकाल रहे, ओमेगा निकाल रहे, वो सब कर रहे हैं सन्नाटे एकदम. भाई तुम समझो, है ना, एफ नेट 0 है. एफ नेट 0 अगर हॉरिजॉन्टल में, किसमें? हॉरिजॉन्टल में. एफ नेट 0 इन हॉरिजॉन्टल इंप्लाइज, भाई हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है N2, तो N2 = 0. अरे हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लग रहा है N2, तो N2 = 0. एक और वर्टिकल में. वर्टिकल में देखो, ऊपर और नीचे वाले बराबर, मतलब N1 + T = mg. ये भी एग्रीड है ना. अब समझो, अब एक और क्या करना है, नेट टॉर्क 0 करना है. कुछ लोग बोल देंगे सर अन्याय कर रहे हो. अरे अन्याय क्या भाई, आसान सवाल तो कराऊंगा एक. सब ये थोड़ी तबाही वाले. नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0 हिंज के अबाउट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर एवरी पॉइंट इट शैल बी 0. तो नेट टॉर्क एट हिंज, ऐसी बात है. तो पहले एक इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस होना चाहिए. जितना टॉर्क ये इस साइड लगा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तभी तो रुका होगा. दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए? सेम. तो इसका मतलब है कि mg a/√2 = what? T इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी पूरी √2a थी, अभी हमने देखा था. √2a डायगोनल है ना. अब तो कुछ है ही नहीं, a ने a को मार दिया, ये √2 नीचे चला गया, तो मतलब t की वैल्यू mg/2. t की वैल्यू mg/2 वहां पुट कर दो, तो n1 की वैल्यू mg - mg/2, तो वापस mg/2. अरे t की वैल्यू mg/2 पुट कर दो, तो mg - mg/2. सिंपल सवाल. तुम लोग ऐसे, अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? आसान है ना. तुम लोगों को टफ सवाल कराया, तो उसके बाद तुम लोग अब ओमेगा ढूंढ रहे, अल्फा ढूंढ रहे. अरे भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में बंधी हुई है, रुकी हुई है, तो काय का ओमेगा, काय का अल्फा. हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो जबरदस्ती? पक्का है 100%? हाँ पक्का. हाँ, लोग कह रहे हैं ये आपके धर्म के विरुद्ध है. अरे भाई क्या बात कर रहे हो. हाँ
सुनो, एक और अब तुम खुद समझना, आसान है कि टफ है, देख के करना, है ना। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पागल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या लगाने लगोगे। एक रॉड है, इसका मास है 20 kg, इसका लेंथ है मान लो 10 मीटर। एक एंड से, यहां से एक सुंदर कन्या बैठी है इसके 2 मीटर पे, इधर पे सुंदर कन्या 2 बैठी है, ये 1 है। हाँ, इधर से ये 1 मीटर पे, सुंदर कन्या 1 का मास 50 किलो, सुंदर कन्या 2 का मास 60 किलो मान लेते हैं। क्या कर रहे होंगे, दोनों बैठ के बातें करते होंगे, और तो कोई काम है नहीं। अरे 2 सुंदर कन्या, वैसे मुझको नहीं बोलना चाहिए है ना, पर लेकिन फिर भी है ना, ऐसी बातें हो रही होंगी। अब इधर सुनो, एक और बोला, इधर एक हिंज लगा दिया गया, इधर भी एक हिंज लगा दिया गया, इधर से 3 मीटर की दूरी पे, इधर से भी 3 मीटर की दूरी पे, और बैलेंस कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है, बैलेंस। जहां तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। अब बोला गया फाइंड hinge forces due to 2 supports। इसको सपोर्ट 1 बोल देते हैं, इसको सपोर्ट 2। 2 सपोर्ट है, 2 ऐसे हिंज कर रखे है ना, तो मुझे हिंज फोर्सेस पूछे गए ड्यू टू 2 सपोर्ट्स। चलो फटाफट, सब फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोनों। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये आयो। क्या बताऊं, ऑफलाइन में होता तो मैं अभी तो कुछ बोल भी देता, ऑनलाइन में तो रिकॉर्डिंग होती है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। रिकॉर्डिंग तो आप रोक सकते हो बीच में। अबे नहीं यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। हाँ चलो, इतनी मेहनत हम सवाल में कर लेते हैं। अबे सवाल करो, 5 मिनट बाकी है। हाँ जल्दी करो, फिर मुझे होमवर्क भी देना है। हर क्वेश्चन भी तो लिखने हैं मैंने, होमवर्क वाले। फटाफट फटाफट, करना क्या होगा, 2 फोर्सेस निकालने। हॉरिजॉन्टल में तो हिंज कोई फोर्स नहीं लगाने वाला, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगाने वाला, फर्जीवाड़ा है, हॉरिजॉन्टल में कोई लग ही नहीं रहा है। 2 फोर्सेस हिंज लगा रहे होंगे, एक पे मान लो N1, एक पे मान लो N2, वर्टिकल में लगा लो ऊपर, है ना। एक में N1, एक पे N2। एक बार नेट फोर्स बैलेंस कर लो, एक बार नेट टॉर्क बैलेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बार नेट फोर्स बैलेंस करे, नेट फोर्स भी शैल आल्सो बी 0 एंड नेट टॉर्क शैल आल्सो बी 0, इक्विलिब्रियम के सवाल है। अब की बार एनएलएम से उल्टा खेल खेला मैंने, तो मेरी बात समझो। एनएलएम जब पढ़ा था तो पहले इक्विलिब्रियम के सवाल किए थे, फिर मूवमेंट वाले सवाल किए थे। अब की बार उल्टा खेल खेला, पहले मूवमेंट वाले किए, फिर इक्विलिब्रियम वाले कर रहे हैं। कुछ अभी पहले भगाने वाले किए, फिर इक्विलिब्रियम वाले कर रहे हैं, उल्टा काम किया हुआ तो कुछ है ही नहीं। चलो फटाफट बताओ। एफ नेट 0 और क्या नाम है वो भी कहानी 0। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है एक, है ना, लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल, वैरायटी वही है ना, एग्जैक्ट तो वो नहीं है क्योंकि मैं डेटा वेटा मुझे ही नहीं याद देते, है ना, तो पर वैरायटी यही है ना, ऐसा ही कुछ है उधर उसमें भी बिल्कुल। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, ट्राई कर लेना अब इसके बाद, है ना। एक लीनिंग रॉड वाला भी है और एक ऐसा भी है, दोनों है, दोनों ट्राई कर लेना आप खुद से इसके बाद।
पता नहीं, कुछ लोग तो सोने ही चले जाते हैं बात बात पे। सेंटर पे mg मतलब 200 न्यूटन। ओके, लिखता हूँ पहले एफ नेट बैलेंस करता हूँ। 200 प्लस 500 700, 700 और 600 मतलब 1300। अरे यार कितना गंदा डेटा लिया है। 1300 न्यूटन इक्वल टू n1 प्लस n2। चमक गया क्या? ये एफ नेट बैलेंसिंग किया है सबको नीचे। अरे ये 200 उधर 500 उधर 600 टोटल हो गए 1300। तो 1300 इक्वल टू n1 प्लस n2, ये काम कर लिया। अब किसी भी एक के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेता हूं मैं। 1 वाले के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग कर रहा हूं, इसके अबाउट है ना। टॉर्क अबाउट 1 शैल बी इक्वल टू 0, क्योंकि भाई हर एक पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। तो 1 वाले सपोर्ट के अबाउट टॉर्क 0 कर लेता हूं। तो अब अगर इस पॉइंट पे n1 लग रहा था, इस पॉइंट पे क्या लग रहा था? n2। अब तुम मेरी बात समझना ध्यान से, है ना, कुछ है ही नहीं, टाइम पास कर रहा हूं एकदम, है ना, ऐसे ही। अब देखो, बोला n1 के अबाउट कर रहा हूं, तो n1 का टॉर्क तो 0, एग्रीड है। n1 का टॉर्क क्या? 0। अरे n1 के अबाउट ही कर रहा हूं, इसी पॉइंट के अबाउट, इससे दूरी नहीं है, तो n1 का टॉर्क 0। इस वाले का इधर लग रहा है 500, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, तो 500 इंटू 1। ये इस साइड घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, आंटी है। समझ में आ रही है बात? है ना भाई, इस साइड घुमा रहा है ना, तो आंटी है ये, है ना। ये वाला भी इधर ही, n2 वाला भी देखो उधर ही घुमा रहा है। या पहले 200 का लिख लूं, चलो 200 वाला अंकल घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। 200 वाला इधर घुमा रहा है ना, तो ये टोटल है 5, ये 3, तो ये वाला बच गया 2। 10 मीटर का सेंटर होता है 5, इधर 3, ये वाला 2, है ना। तो फिर कितना आ गया? ये 200 इंटू 2। अब इधर लग रहा है 600, ये इस वाले से दूरी पूछी है, तो ये वाली है मेरे पास कितनी? 3, और ये वाला 2 मीटर, और ये 1 है, तो ये 5 में से 1 गया, तो ये बच गया कितना? 4 मीटर। तो 4 और 2 हो गया 6। समझ में आई बात क्या किया मैंने? हाँ, कि 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो प्लस 600 इंटू 6, क्योंकि ये भी नीचे ही घुमाएगा, ये भी अंकल ही घुमाने वाला है, क्लॉकवाइज ही घुमाने वाला है ना। ये वाला इधर घुमाएगा आंटी, n2 वाला, तो n2 वाला इस साइड लिख लो, प्लस n2 इंटू ये वाली दूरी इधर से 3 थी, तो ये वाला बच गया 2। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 इंटू 4, तो 4n2 इक्वल टू ये हो गया 400, 400, और फिर ये कितना हो गया अपना 3644। हाँ भाई बहुत लंबा आ रहा है, तो 40 है ना, सही है ना। 4000 में से 500 गया 3500। अब तो n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3500 अपॉन 4। देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूं, कुछ लोग तो सोने लगे। सर 200 कैसे? अरे ये 20 kg है ना, 20 का लगेगा ना mg 200। और किसी को कोई डाउट? 875 आ रहा है, ठीक है। ये 875 न्यूटन, तो मतलब n1 की वैल्यू है 1300 में से 875 माइनस कर लो, 425 बच गए। तो आंसर n2 की वैल्यू पुट कर लो इस वाले में ही। एग्रीड है? पक्का? क्वेश्चन चेपा जाए, होमवर्क क्वेश्चन चेपे जाए। आओ सुनो, अरे सुन लो, 1 2 कितने देने हैं? 3 बहुत है, चलो 3 देता हूं बस। हाँ खुश रहो तुम लोग भी, क्या याद रखोगे? हाँ लोग बोल रहे हैं भाई सर, हाँ क्लॉकवाइज क्या हुआ? सर क्लॉकवाइज कौन क्लॉकवाइज? अच्छा ये वाला क्या? अरे इधर लग रहा था ना, ये 200 और ये वाली दूरी 2, और इधर ऊपर लग रहा था, इसके वजह से लग रहा था 600। तो ये 2 और ये वाला 4, क्योंकि इधर से 1 मीटर की दूरी भी थी सुंदर कन्या, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 मेगा। हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज वाला एक साइड लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज वाला एक साइड लिख लो, और बराबर कर लो, बैलेंसिंग। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना दिव्या, कि क्लॉकवाइज वाला एक साइड और एंटी क्लॉकवाइज वाला एक साइड, यही तो काम है ना।
वो कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज को हम लोग अंकल बोलते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला आंटी है, तो आंटी का अपोजिट अंकल हो गया, तो क्लॉकवाइज को अंकल बोल लेते हैं। हाँ और तो क्या, इधर देखो और सुनो, सवाल करें, लिख लें बोर्ड पे। इधर एक ये रोड है, इधर एक पेंटर खड़ा है, पेंटर यहां से 2 मीटर की हाइट नीचे खड़ा है, यह वाला एंगल है 53 डिग्री। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मास ऑफ लैडर, इसका मास है लैडर का, ऊपर लिख देता हूं, मास ऑफ लैडर इज 20 kg और मास ऑफ पेंटर, इसका मास 50 kg और इसकी लेंथ 10 मीटर। फाइंड N1, N2 एंड F। ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी रुका होगा, तुम समझ सकते हो। पक्का? हाँ तो ऐसा काम कर रहे हैं, आ जाओ। तो ये ऐसे से बात हो गई, काम हो गया। अगला एक और सवाल, 2 ही लिख लो, नहीं तो मेरा समय क्योंकि खत्म हो चुका है, दुनिया का ज्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास। हाँ सुनो इधर देखो, एकदम एंड पे लगाइए। हाँ एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए है, ये भी ए है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मास है m, क्या है m। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट, हाँ फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये 2 टेंशन है एंड 2 रस्सी है, मार्क कर लेता हूं, इधर लिख देता हूं T1, इधर लिख देता हूं T2। T1 एंड T2 निकालना है। आइसोसेलेस राइट एंगल प्लेट है, कोई ट्रायंगल प्लेट है हो, लोग कह रहे हैं एटलीस्ट रोटेशन खत्म करके जाना। परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को खत्म करके जाऊंगा। हाँ इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं, हाँ परेशान ना हो, ठीक है। चलो आज के लिए मेरी सभा समाप्त, तुम लोग पार्टी करो केमिस्ट्री में।